ठीक है, कक्षा 11वीं अध्याय 6 हम शुरू कर रहे हैं बहता हुआ जल। आप लोग तो नदियों में नहाए होंगे। हम लोग ये जो बारिश का जो पानी है, कुछ बारिश का जो पानी है धरातल सोख लेता है और कुछ वाष्पीकरण हो जाता है और कुछ धरातल में बहता है। जो धरातल में बहता है उसको बोलते हैं वाही जल। वाही जल जब और आगे बढ़ता है तो उसको हम लोग नाला बोलते हैं। तो पहला स्टेप नाला से आता है, फिर वाही जल आता है, फिर सरिता बनता है, फिर नदी कहलाता है। तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि बारिश का जो पानी है धरातल पर बहता है नाले के रूप में, फिर वाही जल, फिर सरिता या नदी के रूप में कहलाता है। और ये जो नदी है धरातल में बहुत सारे स्थल की आकृति प्रदान करता है। आप नदी जाइएगा, दामोदर देखिएगा, झरना गिर रहा है, जलप्रपात। तो मैं इससे पहले बताना चाहूंगा अपर्दन चक्र को, है ना। अपर्दन चक्र क्या है? तो ये जो अपर्दन चक्र है, देखिएगा इसमें बताया गया है कि नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन, ये अमेरिकन विद्वान डेविस ने प्रतिपादित किया था। इनका कहना था कि धरातल उत्थित होता है, उत्थित मतलब उठा वाला भाग। ध्यान दीजिएगा इधर बेटा, इधर देखो, पुस्तक की ओर ध्यान मत दीजिए, सामने की ओर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर मैं समझाने आया हूँ। समझिए यहाँ पर, है ना, यहाँ पर कितना अच्छा बना हुआ है। आखिर ये क्यों है, कैसे है, ये धरातल में ऐसा बना होता है। मैं आपको इसको बाद में प्रोजेक्टर से भी समझाऊंगा, है ना। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि डेविस महोदय जो थे अमेरिकन, इनका कहना था कि समुद्र तल से जो ऊंचे भाग होते हैं उसका समतलीकरण होता है, मतलब उसका समतलीकरण होता है, मतलब जो नदी है ऊंचे भाग को कटाव करके उसको बराबर लाता है, फ्लैट लाता है, समतलीकरण होता है। इस पर नदी के 3 अवस्थाओं के बारे में बताया है। पहली अवस्था क्या है? यूथफुल स्टेज, युवावस्था। दूसरा है मैच्योर एज, उसको हम लोग बोल सकते हैं प्रौढ़ावस्था। और तीसरा है वृद्धावस्था। ठीक है, ये 3 स्टेज पार करता है। तो यहाँ पर 3 स्टेज सोचिएगा। पहला युवावस्था में क्या होता है? नदियां गहराई करती हैं। वह जैसे कि नदी जब पर्वतीय क्षेत्र से नीचे उतरती है तो वह क्या करती है? लंबवत अपर्दन करती है, उसमें झरना आता है, जलप्रपात आता है, ये आपको दिखाई देगा युवावस्था में। युवावस्था में जब सोचिए, कल्पना कीजिए, पहाड़, ऊंचे पहाड़ से जब नदी नीचे की ओर आती है तो उसकी रफ्तार कम होगी कि ज्यादा? ज्यादा होगी। एक 18 साल का लड़का बाइक चलाएगा 20 की स्पीड में चलाएगा कि 80 की स्पीड में, है ना। तो हो रहा है भैया। तो जब पर्वतीय क्षेत्र से नदियां तेजी से उतरेंगी तो तेजी से कटाव करेंगी, आसपास नहीं फैलेंगी, गहराई ज्यादा करेगी। फिर नदियां धीरे धीरे आगे मैदानी क्षेत्र में आती हैं तो वो कहलाती हैं प्रौढ़ावस्था। नदियां फैलाव ज्यादा करती हैं, फैलती हैं। ठीक है, एक लड़के की शादी होती है, उसके रिश्ते नाते फैलते हैं। एक तो अपना है, वृद्धा कनेक्शन अलग, फिर जिम्मेदारी आएगा तो स्पीड कितना आएगा? 80 से डायरेक्ट वो आ जाएगा 40 में। बाइक की स्पीड 40 हो जाएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ऐसी नदियां जब मैदानी क्षेत्र में उतरती हैं तो वह प्रौढ़ावस्था में क्या होगी? रफ्तार कम होती है। ठीक है, और अपर्दन का फैलाव क्षैतिज होता है। श्रीनारायण गए आप लोग? बालू बालू दिखेगा, मतलब जो उसकी जो किनारे हैं, जो तट है, वो बड़े होंगे। ठीक है, फिर तीसरा स्टेज आता है वृद्धावस्था। नदियां स्पीड बिल्कुल कम, 70-80 साल का व्यक्ति हो गया, उसको बोलेंगे दौड़ने के लिए, दौड़ेगा? वो किसका सहारा लेगा? लाठी का। तो नदियां भी क्या करती हैं? ढाल बिल्कुल कम, जिधर ढाल उधर मुड़ गई, फिर इधर मुड़ गई, मतलब नदियों में विसर्पण आता है। सांप चलती ना ऐसी, तो नदियां भी ऐसी चलती हैं। विसर्पण सबसे अधिक वृद्धावस्था में होता है और सबसे अधिक चौड़ी होती है नदियां। तो 3 स्टेज हैं। क्लियर हो गया? नदी की 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सा? पहला युवा, हाँ, फिर प्रौढ़ावस्था, फिर वृद्धावस्था। अपर्दन चक्र का सिद्धांत किसने दिया है? डेविस महोदय ने दिया है। ये इनका जो भू संतुलन का सिद्धांत कहा गया, इनके जो सिद्धांत है यह अपर्दन चक्र का सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, निम्नीकरण का सिद्धांत कहलाता है। अब उसके बाद देखते हैं नदी की प्रक्रियाएं, प्रोसेस ऑफ रिवर 3 प्रक्रिया में होती है। देखिए, नदी परिवहन क्या, हम लोग पढ़ने से पहले समझना यह है कि नदी परिवहन समझ में आ रहा है? आपको जाना है रायपुर, बस में जाओगे, ट्रेन से जाओगे, कार से जाओगे, ट्रक से जाओगे। मगर ट्रक से जा रहे हो तो बड़ा बड़ा सामान लेके जा रहे हो, कार में जा रहे हो तो छोटा सामान लेके जा रहे हो। तो नदियां क्या करती हैं? जब बहती हैं तो कंकड़ पत्थर बालू को लेकर बहती हैं, उसका परिवहन करती हैं, लेके जा रही, माल ढो के जा रही। न तो नदी परिवहन पहला स्टेप हो गया। दूसरा हो गया नदी का भार। नदी जब बह रही है, नदी आप सभी देख रहे हैं ना, नदी बहती है
तो नदी में जो कंकड़ पत्थर है उसका वेट होता है, एक खाली बाल्टी है और एक रेत वाला बाल्टी है, किसमें ज्यादा भार होगा? रेत वाला। तो नदी भी तो बह रही है, नदी में अगर भार ज्यादा होगा, अपर्दन ज्यादा होगा। अपर्दन क्या होगा हम समझेंगे, नदी अपर्दन। अपर्दन मतलब खुरेचना, जैसे कि बंदर या चूहा क्या कर रहा है, मिट्टी का अपर्दन कर रहा है, खुरेच रहा है। वैसी नदियां अपने साथ औजार रखी हुई है। औजार क्या का है? रेत। समझ में आ रहा है? यस सर। मतलब समझ में आ रहा है तो यस सर, मगर क्या समझ में आ रहा है? नो सर, कुछ नहीं आ रहा है। इधर सामने बैठा देखो ध्यान से इधर। हाँ, नदी अपर्दन का अर्थ होता है नदी बहते हुए चट्टानों को खरोचती है, कटाव करती है, और वही तो रेती बन जाती है। बड़े बड़े चट्टानों को खुरेचती है तो रेती बन जाती है। तो अपर्दन का अर्थ होता है कटाव, ठीक है। और तीसरा है नदी निक्षेपण। निक्षेपण का अर्थ क्या होता है? जमाव, जमाव करेगा। हम लोग देख रहे हैं बारिश के दिनों में नदी की रफ्तार तेज होती है, आसपास का मिट्टी विट्टी सब किनारों को ढा के ले जाती है। अब बारिश कम हुआ, बाढ़ का रफ्तार कम हुआ, आसपास मिट्टी या गाद या लकड़ियों को इकट्ठा कर देती है। तो ये जमाव को ही निक्षेपण कहते हैं, ठीक है। लड़कियां लोग भी कर रही है, घर में झाड़ू मारते मारते कचरे को इकट्ठा करती है ना। नदियां भी क्या कर रही हैं, जितने कंकड़ पत्थर सब जगह से ला रही है, एक जगह उसको कूड़ा कर देती है, रख देती है। तो ये कहलाता है नदी निक्षेपण या जमाव, डिपोजिट करना। तो ये परिभाषा समझ में आया। परिवहन क्या है? नदी बह रही है, कंकड़ पत्थर को लेके भी जा रही है। नदी भार, कंकड़ पत्थर का वेट हमने देखा, रेती वाला जो बाल्टी उसका वेट ज्यादा, खाली बाल्टी में कम। मतलब यहाँ पर भार है रेत वाला, तो नदी तो रेत को बहा के लेके जा रही है, उसका भी तो भार है, ठीक है। नदी अपर्दन, नदी क्या करेगी? कटाव करेगी। आसपास उसके पास, नदी के पास क्या है? रेत है, पत्थर है, कंकड़। क्या करेगा? दूसरे बड़े पत्थरों को कटाव करेगा, बार बार ठोकर मारेगा, वो भी टुकड़े होंगे, ठीक है। नदी नीचे पर उस टुकड़े को एक जगह इकट्ठा करेगा। तो ये 4 प्रोसेस हैं नदी के, ठीक है। अब हम आते हैं बहता जल, जिसको हम लोग सरिता बोलते हैं, नदी बोलते हैं। पीछे आ रहा समझ में? हाँ, आप लोग तो पढ़ चुके हैं, इसको फिर से मैं पढ़ा रहा हूं। वाही जल क्या है? वाही जल बारिश का पानी धरातल पर बहता है, नाले के बाद वाही जल में परिवर्तित हो जाता है। बहुत सारा पानी होता है, फिर वाही जल सरिता बनता है, अर्थात नदी के रूप में आता है। हम लोग देखते हैं, हम लोग ये क्या पढ़ रहे हैं? फ्यूलियर लैंडमार्क को पढ़ रहे हैं हम लोग। समतल स्थापना के 3 रूप को पढ़ रहे हैं नदी के द्वारा। समतल स्थापना कैसे हो रहा है? अपर्दन, परिवहन, निक्षेपण। तो हम इन्हीं चीजों को पढ़ेंगे। तो आज का जो टॉपिक है अपर्दन। अपर्दन को हम लोग इरोजन कहते हैं, याद रखिएगा। अपर्दन का अर्थ क्या होता है? इरोजन। और ये अपर्दन क्या कर रही है? चट्टानों को काट रही है। आप लोग नदी नाले देखे हैं, है ना? नदी तो बह रही है। नदी का जो मटमेला पानी देखे हो आप लोग? अभी देखिएगा मटमेला पानी कम। मटमेला समझ में आ रहा है? कोई एक बच्चा है, खूब खेल रहा है मिट्टी में, गीली मिट्टी में, जाकर फिर अपने हाथ पैर को जब बाल्टी में डुबाता है तो पानी, जो साफ पानी बाल्टी का, वो किस तरह का हो जाता है? उसमें मिट्टी मिल जाता है। मट मतलब मिट्टी मिला हुआ पानी। बारिश में नदी का पानी ऐसी होता है, आसपास का क्या करेगा? घुला हुआ मिट्टी का पानी नदी में। अब नदी का पानी नॉर्मल नदी में ही बह रहा है, एक समय आया मटमेला पानी जो है नीचे बैठ गया, साफ पानी हो गया। अभी बारिश में तो मटमेला दिखेगा। तो यहां पर हम लोग देखेंगे अपर्दन 3 चीजों में डिपेंड करता है। अपर्दन आखिर क्यों होता है सर? नदी में कटाव क्यों होता है? ये मतलब उसकी वजह है 3। पहला है आयतन। आयतन मतलब क्या हो गया? अगर नदी में पानी की मात्रा ज्यादा है, अगर सोचिए इस क्लास में मैं 1 मग्घा पानी डालता हूं यहां पर, तो वहां पर पहुंचेगा क्या? अगर यहां मैं 10 सिंटेक्स 500 लीटर वाला एक साथ डालूंगा तो वहां तक पहुंचेगा, तो उस कॉर्नर तक पहुंचेगा, और वहां का जो क्लीन हो मिट्टी विट्टी वहां तक चला जाएगा। तो बता रहा है कि नदी में अगर पानी की मात्रा ज्यादा है तो क्या ज्यादा करेगा? अपर्दन। समझ में आया? नहीं आया भाई? आयतन ज्यादा मतलब मात्रा ज्यादा, ठीक है, तो क्या करेगा? अपर्दन ज्यादा करेगा। क्लियर हुआ? अगर नदी का पानी का रफ्तार तेज है तो क्या करेगा? अपर्दन ज्यादा करेगा। एक ट्रक है, मेरा घर रोड के किनारे है और वहां पर मतलब पक्की रोड है, कच्ची रोड है, धूल वाला अभी। कोई अगर ट्रक तेज गति से जाता है तो पूरा बम्फार, मतलब धूल पूरा उसका उड़ जाता है।
अगर एक साइकिल वाला जा रहा है तो बहुत कम होगा, बाइक वाला जा रहा है तो कम होगा। तो यहां पर बता रहा है अगर किसी नदी में अगर जल का वेग ज्यादा है, अपरदन ज्यादा करेगा। अगर वेग डबल है, अभी पानी बह रही है नदी में, बारिश के दिन है, उसका रफ्तार तेज कर दे तो परिवहन 4 गुना बढ़ जाएगा। ये है, अगर रफ्तार 2 गुना कर दें तो परिवहन कितना गुना बढ़ जाएगा? 4 गुना बढ़ जाएगा। परिवहन मतलब एक जगह से दूसरी जगह। अब आ रहा है भार। अगर नदी में कंकर पत्थर बालू ज्यादा है तो अपरदन ज्यादा करेगा। हाँ क्यों? हाँ समझ में आ रहा है? ये 3 चीजें डिपेंड, ये कॉन्सेप्ट है, ये जो मैं बता रहा हूं कॉन्सेप्ट है। तो यहां पर समझ में आ गया, कोई एक ऐसी नदी जिसकी रफ्तार ज्यादा है तो अपरदन ज्यादा, ऐसी नदी जिसमें कंकर पत्थर ज्यादा है तो क्या करेगा? अपरदन ज्यादा करेगा। तो यहां पर अपरदन के 4 प्रकार होते हैं, इसको समझिएगा। पहला है अपघर्षण। अपघर्षण क्या होता है, किसी कोई बताएगा? फिर दूसरा है घोलीकरण, तीसरा दाब और चौथा है सन्निघर्षण। ये कॉन्सेप्ट है, इसको समझना पड़ेगा। अपघर्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कंकड़ पत्थर जो मौजूद हैं नदी के अंदर जल में, वो क्या करेंगे? चट्टानों को खुरचेंगे, घिसेंगे। अरे भाई, रे जो बढ़ई होता है कारपेंटर, अगर किसी लकड़ी को या लोहे में जंग लगा हुआ है, लकड़ी को चिकना करना है तो क्या रेत माल का यूज करता है? घिसता है, घिसता है, घिसता है। वैसी ही नदी में मौजूद कंकड़ पत्थर क्या करेंगे? चट्टानों को लगातार घिसेंगे, है ना? समझ में आ रहा है यहां पर? तो ये क्या होगा? वो क्या कहलाएगा? अपघर्षण कहलाएगा। अपघर्षण आएगा वो वहां पर, ठीक है। दूसरा है घोलीकरण। कुछ जैसे कि आप शरबत में क्या होता है, क्या क्या मिलाते हो? हाँ चलिए, शक्कर मिलाते हैं, घोला गया, घुल गया। वैसी हाँ नींबू मिलाते हैं, इस तरह का। चलिए, मैं ये बताना कोशिश कर रहा था कि जिस प्रकार से शक्कर पानी में घुल जाता है, वैसे ही मिट्टी भी पानी में घुला हुआ रहता है ना? ये घोलीकरण होता है। अपरदन के रूप में आएगा, मिट्टी को घुलाकर बाहर गया, दाब हो गया, ठीक है। और चौथा है सन्निघर्षण। सन्निघर्षण में क्या हुआ? सोचिए, आप यहां जितने मौजूद हैं तकरीबन 52 विद्यार्थी हैं, वो आपस में कंकड़ पत्थर है। अब जैसे ही घंटी बजा, लगातार 4 पीरियड होने के बाद घंटी बजा, तेज गति से बाहर निकलने का प्रयास करोगे, आपस में टकराओगे, वो गिर जाओगे, चोट आएगा ना? तो वैसी नदी जब बहती है तो कंकड़ पत्थर आपस में भी टकरा टकरा के छोटी होती जाती हैं। इसी को सन्निघर्षण कहते हैं, जहां पर तभी रेत बनता है। बड़े पत्थर होंगे, आपस में टकराए, इतना हुआ, इतना हुआ, इतना हुआ, इतना हुआ, फिर रेत बन गया, तो ये सन्निघर्षण हो गया। जब नदी में मौजूद कंकड़ पत्थर आपस में ही टकराते हैं, सन्निघर्षण कहलाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हम परिवहन को देख रहे हैं, निक्षेपण को देख रहे हैं, इसको पढ़ेंगे। मगर हम लोग यहाँ पर अपरदन से बनी हुई स्थलाकृति को देखते हैं। नदी के द्वारा अपरदन से बनी हुई स्थलाकृति क्या पढ़े? स्थलाकृति टॉपिक में आते हैं। स्थलाकृति, स्थल की, भाई इसका है ना, इसका अर्थ क्या होता है? हम लोग बोलते हैं भू आकृति। इसका अर्थ क्या होगा? स्थल की आकृति, धरातल की आकृति कैसे दिखती, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। वी आकार की घाटी, आपको सामने वी आकार की घाटी है, आपको इंग्लिश के वी के समान दिखाई दे रहा है। इसमें गहराई है, लंबाई है, इसका विस्तार कम है, चौड़ाई कम है। हम जब हिमनद में पढ़ेंगे तो वह यू आकार का हो जाता है, मगर नदी के द्वारा बनी हुई स्थलाकृति किस तरह की होती है? वी आकार की, वी आकार की घाटी। घाटी का अर्थ क्या होता है? पहाड़ में है, वो नीचे की ओर देख रहे हैं, गहराई है ना? तो यहां पर एक पहाड़ है, वो पहाड़ है, बीच में नदी बह रही है, वी आकार की घाटी। युवावस्था में बनाती है वी आकार की घाटी। आप कहां जाएंगे? भेड़ा घाट जबलपुर का, तो आपको दिखाई देगा वी आकार की घाटी, ठीक है। आप ऊपर में है, नदी तेज गति से बह रही है। बेटा ध्यान देना, क्यों इतना जमाही मार रहा है? और उसको बोला था भगना नहीं है, भाग गया था कल शुक्रवार को ना। ये है ना, थोड़ा सा आ रहे हो तो पढ़ने की नियत से आया करो ना। वो कुछ पढ़े नहीं रहोगे तो नहीं होना, कुछ थोड़ा सा दिमाग, ये अपडेट हो रहे हो भैया आप लोग, है ना। तो वी आकार की घाटी, जब नदियां पर्वतीय क्षेत्र से नीचे मैदानी क्षेत्र की ओर उतरती हैं,
चट्टान कैसे हैं? कठोर हैं। तेज गति से नदियां बह रही हैं और वो क्या करेंगी? वी आकार की शेप में अपरदन करता है। तो नदी युवावस्था में ये करता है। ठीक है, और क्या है इसमें? वी आकार की घाटी में कुछ विशेष है क्या? इसकी जो तली है गहरी होती है। ठीक है, इसके दीवार जो होते हैं वह क्या होते हैं? तेज ढाल वाले होते हैं। आपको बोले उतरने के लिए, सीधा गिरोगे नीचे धड़ाम से, है ना? मतलब इतना तेज ढाल होता है। तेज ढाल मतलब समझ लो, ये पोर्शन है, ये तेजी से ढाल, दीवार खड़ी है, तेज ढाल होंगी, और यहां पर सकरी जगह है, और इसके बाद क्या है? इसकी चौड़ाई ज्यादा नहीं होती, कम होती है। तो वी आकार की घाटी, इसको समझ में आया? 3 लाइन समझाना है आपको। तो क्या समझाना है इसमें? 3 लाइन में क्या लिखोगे? वी आकार की घाटी अंग्रेजी की वी अक्षर के समान दिखाई देती है। जब नदियां पर्वतीय क्षेत्र से नीचे उतरती हैं तो वी आकार की घाटी का निर्माण करती हैं। चट्टान कठोर होती हैं और नदी का रफ्तार तेज होता है। वी आकार की घाटी के दौरान गहराई सकरी होती है, गहरी होती है, और दीवार तेज ढाल वाली होती है। कल मैं गया था दमोह, तो वहां बता रहे थे कि अभी 3 महीना पहले कोई लड़का था, वो अचानक छलांग लगाया और नीचे गिर गया, और उसकी बॉडी 1 दिन बाद मिली। तो इस कारण कभी भी नदियों या झरनों के पास जा रहे हैं तो सतर्क रहिए, है ना? फिसलन वाले क्षेत्र में वो चढ़ गया ऊपर, फिसला, सीधा नीचे चला गया, और वो, है ना, उसका बॉडी बाद में मिला। तो ये बहुत आप लोग सतर्क रहिए, क्योंकि इस अवस्था में इस तरह का केस ज्यादा होता है, गर्म खून रहता है युवा अवस्था में। ठीक है, तो वी आकार की घाटी समझ में आया? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बनाने का तरीका तो ईजी है, वी बनाओ, है ना? आप इसको खंड कर दो, बहुत संक्षेप में, बहुत जल्दी बना लीजिए इसको, वी आकार की घाटी हो गया, है ना? इसमें दीवार कैसी होती है? तेज ढाल वाली होती है ना? गहराई कैसी होती है? सक्रिय, लंबी होती है। क्लियर, है ना? ठीक है, अब आ रहा है दूसरा है महाखंड या गार्ज। महाखंड या गार्ज जो होती है वी आकार की घाटी का और विस्तृत रूप है। इसमें होता यह है कि वी आकार की घाटी ऐसा ना होके पूरा ऐसा होता है, मतलब और गहराई होता है इसमें। ये हम लोग भेड़ा घाट का एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है, आपको एग्जाम्पल के रूप में सिंधु ब्रह्मपुत्र नदी और सतलज नदी है, इसमें चंबल कृष्णा नदी भी आते हैं एग्जाम्पल में, इसमें गहराई लंबी होती है। ठीक है, गार्ज, तो दूसरा गार्ज, वी आकार की घाटी का बड़ा हुआ रूप गार्ज है। तो क्लियर हुआ? यहां पर जो पार्श्व भाग है तेज ढाल वाले होते हैं। तो पहला वी आकार, दूसरा गार्ज, याद रखिएगा, याद अभी करिए, वी, फिर गार्ज, फिर आ रहा है केनियन। केनियन में क्या होता है? ये गार्ज का भी बड़ा रूप होता है। ये तो गार्ज बन गया और एक केनियन है। तो देखिए 3 स्टेप हैं। पहला स्टेप वी आकार, दूसरा गार्ज, तीसरा केनियन। तो पहले वी आकार बनेगा, फिर गार्ज, फिर केनियन। तो वी आकार के दिखते हैं, वी आकार, फिर ऐसा गार्ज, फिर और गहरा केनियन। केनियन कहां पर है? ये आपको जानना है कि कोलोरेडो नदी के किनारे है। कोलोरेडो नदी कहां बहती है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। यहां पर कितना मीटर लंबा है? 480 किलोमीटर लंबा। गहरा कितना है? तकरीबन 1800 मीटर, अर्थात 2 किलोमीटर गहरा है जमीन, मतलब इतना गहराई है उसमें केनियन का। तो यहां पर 3 याद करना है, याद करो। चलो, नदी के द्वारा बनी हुई स्थलाकृति, अपर्दन के द्वारा ना, अपर्दन कटाव वाला, निक्षेपण वाला अलग है, अपर्दन वाला। तो पहला क्या हुआ? तेज बोलो ना भाई। दूसरा, तीसरा केनियन। ठीक है, 3 याद हो गया, मैं पूछूंगा। चौथा आ रहा है, क्या है? हाँ, जल गर्तिका। इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं क्या? पॉट होल। मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा था, चट्टानों के बीच एक है। यहां पर एक घटना होती है, कोरबा में एक देवपहरी नामक स्थान है, और जांजगीर में कुर्दा है ना, वहां पर एक घटना हो रही है, हर साल होता है। पिकनिक मनाने जाते हैं, नहाने के लिए उतर गए, यहां पर अचानक उथला है, फिर अचानक गहरा, और उसमें अंदर धंस जाते हैं, बाहर नहीं निकल पाते, है ना। तो ये हम लोग देख रहे हैं कि चट्टानों में या पत्थरों में, जमीन के नीचे भी पानी बह रही है। बरसात में नहीं दिखेगा, गर्मी के समय आप देखोगे तो पानी भरा हुआ दिखेगा, ऐसा लगेगा कटोरी की समान दिखता रहेगा। पानी भरा है और बाहर में पूरा चट्टान है, पत्थर है, बीच में गया तो आप लोग देखे होंगे, है ना। तो ये जल गर्तिका है। जल गर्तिका मतलब जल के द्वारा गर्त किया गया क्षेत्र,
किसमें गर्त कर रहा है? मिट्टी में कि चट्टानों में? चट्टानों में। चट्टान मतलब पत्थर का एक भाग, उसमें गहरा किया हुआ है, क्योंकि एक कठोर चट्टान है, कठोर चट्टान में बहुत सारे मतलब खनिजों से बना हुआ है, तो क्या कुछ भाग ऐसे होते हैं वहां पर नर्म चट्टान, तो उस जगह में गहरे होते हैं, गड्ढे होते हैं, उसी को जल गर्तिका कहते हैं। तो चौथा जल गर्तिका क्लियर हुआ। और पांचवा छिप्रिकाएं हैं। जलप्रपात बनने से पहले क्या बनते हैं? छिप्रिकाएं। हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं, आप आपके घर में छत वत है, छत में चढ़ने के लिए क्या है? सीढ़ियां हैं। और सोचिए, कल्पना कीजिए, आज ही जाइएगा घर में, अगर सीढ़ी को धो रहे हैं तो ऊपर से अगर आप बड़े बाल्टी में एक बाल्टी पानी डालोगे तो पानी तेजी से उछलते 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 नीचे चला जाएगा। तो जल छिप्रिकाएं में भी इसी तरह होता है कि पर्वतीय क्षेत्र में कुछ कठोर चट्टान होती है, समझ लो एक कठोर चट्टान है, या प्रदन नहीं हुआ, ये नरम चट्टान है, ये कठोर चट्टान है, नरम चट्टान है, कठोर चट्टान है, ये सब स्लाइड है ना, ये क्या है? नर्म चट्टान। ये भी नर्म बीच बीच में कठोर चट्टान है। नर्म चट्टान को नदी खुरेच के काट देती है, और अगर उसमें नदी बहती है तो किस तरह से? छिप्रिकाओं के समान, इसी को झरना कहते हैं। ठीक है, छोटा रूप है जलप्रपात का। ठीक है, तो छिप्रिकाएं हैं, छिप्रिकाओं को अंग्रेजी में रेपिड्स कहते हैं। ठीक है, आपको अंग्रेजी भी याद करना है, तो रेपिड्स कहते हैं छिप्रिकाएं। इसमें होता यह है कि इसमें कठोर और कोमल चट्टान दोनों होते हैं, सीढ़ीनुमा ढाल होता है, और इसमें ये इसका नदी की जलधाराओं में छिप्रिकाओं की एक श्रृंखला सी बन जाती है, जिसे सोपानीपत कहते हैं। ठीक है, सोपानीपत जल छिप्रिकाओं को सोपान के समान होता है। देखिए सीढ़ी जो होता है वैसा। तो ये छिप्रिकाएं समझ में आया? 3 आया। जागृति समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? तो बेटा मजबूरी आ रहा है बोलना। हाँ, वी आकार घाटी, फिर जल गर्तिका, फिर मतलब स्टेप बाई याद करिए। आप बोलोगे गार्ज को पहले याद करोगे, नहीं, पहले वी, फिर गार्ज, फिर कैनियन, फिर आएगा आपका जल गर्तिका, फिर आपका छिप्रिकाएं आ रहा है। छिप्रिकाएं मतलब जलप्रपात बनने से पहले की घटना होती है, फिर उसके बाद जलप्रपात आता है, इसको वाटरफॉल कहते हैं। वाटरफॉल, जलप्रपात। देखिए, नदी, छिप्रिकाएं जलप्रपात बनने के पहले की स्थिति है, फिर नदियां तेज गति से नीचे की ओर गिरती है, क्योंकि पूरा कठोर चट्टान है, ये नर्म चट्टान को काट चुकी है और नीचे गिर रही तेज गति से, है ना। तो ये जलप्रपात है। ठीक है, इसमें नदी ऊंचाई से नीचाई की ओर गिरती है, और ये अकस्मात है, ऊर्ध्वाधर वर्टिकल गिर रही है, ऐसा ऊंचाई से नीचाई की ओर गिर रही है। और इसका जो उदाहरण है नियाग्रा जलप्रपात। और छत्तीसगढ़ का नियाग्रा किसे कहते हैं? चित्रकूट, बस्तर, है ना। ये भी हम देख रहे हैं कि ये जलप्रपात है। ठीक है, जलप्रपात के बाद और क्या बचा? तो टोटल कितने पॉइंट हुए? 6 प्रकार के। 6 प्रकार आपको याद करना है। ये अपर्दन से बनी हुई शिलाकृति है। ठीक है, कोई समझाएगा, कोई बता पाएगा 6 का 6 पॉइंट? स्टेप बाय स्टेप आप कल्पना कीजिए। पहले सबसे पहले कौन सा आया? वी आया, फिर गार्ज आया, फिर कैनियन। चलिए वी बोलो, वी आकार हुआ। ठीक है, फिर वी, चलिए पहले ऐसा बना वी आकार की घाटी, फिर ऐसा बना गार्ज, फिर ऐसा बना। समझ में आ रहा है? वी आकार की घाटी, वी से दिख रहा अंग्रेजी के, तीव्र ढाल है, सकरा है, वी। फिर आया गार्ज, वी से छोटा है कि बड़ा? बड़ा है, तो ये गार्ज। इसमें तेज गति से ढाल ज्यादा है, सकरा ही है। फिर तीसरा क्या आया? कैनियन। ये गार्ज से बड़ा है ना, तो तीनों एक ही है ना, मतलब स्टेप ऐसे कि पहले वी, फिर पहला ये 3 आया। अब उसके बाद 3 याद कर लिए, फिर नेक्स्ट चौथा क्या करना है? जल गर्तिका, जल का गहरा भाग। तो हमने दिखाया कि चट्टानों में कटोरे के समान होता है, जल गर्तिका हो गया। ठीक है, चौथा हो गया। फिर 5वां छिप्रिकाएं, मतलब 5वां 6वां का ही एक छोटा रूप है। छिप्रिकाएं बनने के बाद क्या होता है? जलप्रपात। आपको एक नया चीज दिख रहा है, जल गर्तिका, फिर 3 एक हैं, 2 एक हैं। पहले छोटा रूप आया छिप्रिकाएं, फिर वही बन जाता है जलप्रपात। जलप्रपात में उदाहरण, छिप्रिकाओं में उदाहरण, इसको सोपानीपत कहते हैं, है ना। तो इस प्रकार से 7 है कि 6 अपर्दन है?
6 अपर्दन स्थलाकृति हैं जिसको नदी कटाव के द्वारा बनाती है। तो ठीक है, इसमें किसी प्रकार का डाउट है तो पूछ लीजिए। अपर्दन चक्र सिद्धांत किसने दिया? डेविस ने। इनका मानना क्या था कि धरातल में क्या है, ऊंचे जो भाग होते हैं, जो पटल विपूर्णी क्षेत्र से, मतलब कुछ प्रक्रियाएं होती है जिसमें धरातल ऊपर उठ जाता है, उसको नदियां समतल करती हैं, है ना। तो इसमें 3 अवस्थाओं के बारे में बताया है, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। 3 अवस्थाएं होती हैं। मैंने यहां पर एग्जाम्पल आप लोगों से दिया, आप लोग अभी युवावस्था में हैं, फिर एक समय बाद प्रौढ़ावस्था, फिर वृद्धावस्था। आप लोगों की स्पीड का मैंने एग्जांपल दिया, बाइक चला रहे हो 80, फिर बाद आएगा 40, फिर बाइक चलाने के लिए 10 का स्पीड देखोगे, मेंटेन करोगे वृद्धावस्था में। तो इस प्रकार से वी आकार की घाटी, गार्ज, कैनियन जल गर्तिका, क्षिप्रिकाएं जलप्रपात। तो यहां पर आपसे प्रश्न है कि जल गर्तिका को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, बताओ। पॉट होल्स। अब बताइए कि क्षिप्रिकाओं को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रेपिड। जलप्रपात को क्या बोलते हैं? ठीक है। और गार्ज को एक और नाम है, महाखड है, और एक गार्ज ही कहते हैं इसको। तो इस प्रकार से किसी भी प्रकार का डाउट हो तो पूछेगा। हम लोग नेक्स्ट अभी टॉपिक में पढ़ेंगे नदी के द्वारा बनी हुई निक्षेपण से बनी स्थलाकृति, ठीक है। और ये याद करके आइए, वो कल का होमवर्क है, सब इसका 6 जो पॉइंट है उसको चित्र के जरिए बताइएगा, एक रफ कॉपी में लिख के आइएगा, ठीक है।